मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारे टेस्ट नंबर 8 होगा। इससे पहले हमने आप लोगों को 7 टेस्ट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन सभी टेस्टों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी टेस्टों का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये आप जान लीजिए भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, समान होता है। और इसका द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। और भार क्या होता है, भार का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। और भार का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। भार W बराबर क्या होता है, mg, यानी भार क्या होता है, यानी W बराबर mg होता है। ठीक है। अब W की वैल्यू हमें दी गई है। W की वैल्यू कितनी दी गई है, 600 न्यूटन दिया गया है। 600 न्यूटन बराबर m हमें निकालना है। यहाँ से हमें m निकाल लेंगे। g का मान कितना होता है, 10 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 60 kg आ जाएगा। यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। यानी m का मान कितना आ गया, 60 kg। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, सब जगह समान होता है। अगर पृथ्वी पर 60 kg है किसी पिंड का द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर भी उसका कितना हो गया, 60 kg ही होगा। लेकिन अगर यही भार की बात करते हैं तो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा, इसका 1/6 होगा। यानी 600 न्यूटन का 1/6 यानी 100 न्यूटन होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, हमसे द्रव्यमान पूछा है। तो द्रव्यमान अगर हमें अभी हम लोगों ने निकाला, द्रव्यमान हमारा कितना आया था, 60 kg आया था। द्रव्यमान क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में समान होता है। तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 60 kg ही होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ दीज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप क्या दे दिया गया है, द्रव्यमान दे दिया गया है। अब कह रहा है उस वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया गया है 60 kg। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया गया है, 60 kg। तो हम जानते हैं कि भार बराबर यानी W बराबर क्या होता है, mg होता है। यानी भार बराबर mg। अब हमें m का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 kg। और g का मान हम जानते हैं 10 होता है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। 600 न्यूटन यहाँ पे किसका होगा, पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो वही चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब कि न्यूटन होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मात्रक का भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है 100 kg दिया है, और ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 100 न्यूटन दिया गया है। लेकिन भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मागतिकी का नियम, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन की गति के सभी नियम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। सबसे पहले तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। देखिए सबसे पहले ये जानिए
संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है, वो वस्तुएं आपस में जब टकराती हैं तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत उत्पन्न होता है। यानी या हम कह सकते हैं दो गाड़ी आपस में टकरा गई, वहाँ पे कौन सा संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। दो व्यक्ति आपस में लड़ गए तो वहाँ पे भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा। यानी टक्कर गए या विस्फोट गए, वहाँ पे हमेशा संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए एक समान, ऑप्शन नंबर बी है वृत्तीय, ऑप्शन नंबर सी असमान, ऑप्शन नंबर डी है आवर्ती। देखिए आवर्ती गति किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लीजिए आवर्ती गति किसे कहते हैं। अगर कोई गति किसी निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है तो इसे क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी का चलना, ये क्या है, घड़ी की जो सुइयाँ चलती हैं वो उसकी गति क्या होती है, आवर्ती गति है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल पर उसे दोहराई जाते हैं। जैसे घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक बार एक चक्कर पूरा करती है, सेकंड वाली 60 सेकंड में पूरा करती है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं झूला, क्या झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी, झूला इधर जाएगा, इसका मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर गतियों को दोहराई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवर्ती गति। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी, आवर्ती गति। डी इज द राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों में डाट डाट होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर बी 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर सी है 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन नंबर डी है 1 कक्षीय हृदय। तो सबसे पहले जान लीजिए पक्षी या स्तनधारी जो होते हैं उसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। पक्षी या स्तनधारी जो जितने भी जन होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, इसमें सभी में 4 कोष्ठक हृदय पाए जाते हैं। और जो मेढक, सांप, छिपकली, गिरगिट होते हैं उसमें 3 कोष्ठकीय हृदय पाए जाते हैं। और केचुआ जो होता है उसमें 8 कोष्ठकीय या कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 कक्षीय हृदय। पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्फ का गलनांक बिंदु है। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक बिंदु आप जानते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए ये 0 डिग्री है, 0 ये 100 डिग्री है। जब 0 से बाएं तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ बनता है। यानी 0 से जितनी आप बाएं तरफ जाएंगे वहाँ पे बर्फ़ बनेगा। और 0 से 100 के बीच में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और 100 से ऊपर में अगर जाएंगे तो ये जलवाष्प यानी जलवाष्प बन जाता है, जिसे गैस कहते हैं, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है, यानी बर्फ़ कब किस पर पिघलता है। तो बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, बर्फ़ किस पर पिघलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन सभी ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी है -273 केल्विन। तो केल्विन -273 केल्विन, तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो यानी हमने इससे पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, यानी डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में जाना है यानी सी से के पर जाना है, यानी सी का मतलब 3 और के का मतलब 11। अब 3 से 11 पर जाना है, इसका मतलब कि 273 जोड़ना पड़ेगा। 0 में 273 जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 273 केल्विन। बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु होता है कितना होता है, 273 केल्विन होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चालकता, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण, ऑप्शन नंबर डी है चालकता और विकिरण दोनों। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ऊष्मा की संचरण की विधियां कितनी होती हैं। ऊष्मा की संचरण की विधियां 3 होती हैं, एक चालन होता है, एक संवहन होता है और एक विकिरण होता है। ठीक है, चालन यानी ठोसों में क्या होता है, चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, और द्रव और गैसों में द्रव और गैस में संवहन विधि से। अब विकिरण से क्या होता है, सूर्य की ऊष्मा क्या होती है, विकिरण विधि से उसका चालन होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है, संवहन है। संवहन में क्या होता है, द्रव और गैसों का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डाट के कारण ठंडा रहता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी संघनन, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरण, ऑप्शन नंबर डी है वाष्पन। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मिट्टी के बर्तन रखा जाता है उसमें जल गर्मियों के दिन में ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि ये किसके कारण होता है, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यह कार्य करने के लिए निकाय से ही ऊष्मा लेता है। जैसे घड़ा ये बना रहता है, इस रुद्धोष्म प्रक्रम हमारा कहता है कि इसको न बाहर से कोई ऊष्मा चाहिए, यानी बाहर की ऊष्मा न लेता है न अंदर से कोई ऊष्मा देता है। ये क्या करता है कि जो निकाय यानी जो घड़ा है, घड़े का जो टेम्परेचर है, इसी से क्या करता है, ये ऊष्मा को लेता है और इसको वाष्पित करता है, इसके जल को वाष्पित करता है, जिसके कारण क्या होता है, जल ठंडा होता है। तो जल ठंडा होता है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डाट के कारण ठंडा रहता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, वो ठंडा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो रुद्धोष्म परिवर्तन किसे कहते हैं, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यह कार्य करने के लिए निकाय से ही क्या करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है, ऑप्शन नंबर सी है पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी है पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए हमें पंखा चालू करने पर राहत अनुभव होता है। ठीक है, जब गर्मी के मौसम में क्या होता है, पंखा चलाने से राहत अनुभव क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा पसीना है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी प्लिया, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आकार किसका होता है, वो यकृत का होता है। इसका राइट आंसर यकृत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 का कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत क्या होता है, मानव शरीर में इसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्माग्राही परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले जान लीजिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन जो मिल जाए, यानी मिल जाए
जो मिल जाए उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन करते हैं। जो ना मिले उसे क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जो मिल जाए उसे भौतिक परिवर्तन, जो ना मिले उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए का मतलब अगर किसी जल को अगर हम गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो हम वाष्प से पुनः उसे जल में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। और जो ना मिले मतलब क्या होता है, जो नहीं मिलता है, अगर हम मान लीजिए दूध से दही बनाते हैं तो हम क्या दही से पुनः दूध बना सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन में कह रहा है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। लोहे में अगर जंग लग जाता है, पुनर्जंग से हम लोहे को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इससे पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उससे भौतिक परिवर्तन मतलब पदार्थों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करके पुनः द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो ये दूध का दही जो बनता है वो कौन सा परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो दही को पुनः दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब होता है जो पुनः प्राप्त किया जा सके, और रासायनिक परिवर्तन होता है जो पुनः प्राप्त न किया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंगूर किण्वित होना, ऑप्शन नंबर बी फलों का पकना, ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर डी है दूध से दही जमना। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः प्राप्त किसे किसे कर सकते हैं, बर्फ का पिघलना, बर्फ को पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन देखिए अंगूर का किण्वित होना मतलब होना है सड़ना। अगर अंगूर सड़ जाएगा तो पुनः सड़े हुए अंगूर से पुनः शुद्ध अंगूर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। फलों का पकना, क्या फल पहले कच्चा था पक गया, उसको पके हुए फल को पुनः कच्चे कर सकते हैं, कच्चा फल बना सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पुनः दही से दूध हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आज के बाद से आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। देखिए डाल्टन का जो नियम था, उन्होंने पहला परमाणु सिद्धांत दिया था, और दूसरा उन्होंने रासायनिक संयोजन की अवधारणा को बताया था, तीसरा उनका था द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर डी है निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो डाल्टन साहब ने ये नियम दिया था कि पहला उनका परमाणु सिद्धांत था, पहला सिद्धांत उन्हीं ने दिया था परमाणु का, और दूसरा था कि रासायनिक संयोजन, और तीसरा द्रव्यमान संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो स्वतंत्र अस्तित्व किसका है। देखिए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में होता है। अगर तत्वों के सबसे छोटे सूक्ष्मतम कण की बात करते हैं तो परमाणु होता है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण की बात करते हैं तो अणु होता है। तो अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अणु। ठीक है, 15 का
जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अणु, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या होती है। देखिए, जो रसायन विज्ञान में जो हम लोग गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसकी इकाई क्या होती है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोल, ऑप्शन नंबर बी अणु, ऑप्शन नंबर सी एनोड, ऑप्शन नंबर डी है रेडायन। जो रसायनों के लिए गणना की इकाई होती है वो मोल होती है, क्योंकि एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर कितना होता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23। एक मोल बराबर कितना होता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है। ठीक है। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या होती है, मोल होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डॉट डॉट विद्यमान होती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है मुक्त स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी है गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डॉट डॉट विद्यमान होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त स्थिति में। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दबाव होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए P बराबर होता है, P बराबर यानी दाब बराबर होता है रो जी एच। रो हमारा क्या है, घनत्व है। क्या है, घनत्व। रो हमारा क्या है, घनत्व है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और एच क्या है, ऊंचाई या गहराई है। एच क्या है, गहराई है। तो हम कह सकते हैं P बराबर क्या होता है, रो जी एच। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, रो जी एच। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो हमारा दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि P बराबर रो जी एच होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी मेढक, ऑप्शन नंबर डी है मगरमच्छ। तो आप जानते हैं कि किस जंतु का गर्म रक्त होता है, कबूतर का। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबूतर। कबूतर का जो रक्त होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है डॉट 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 एक शुद्ध पदार्थ है। सबसे पहले आप जान लीजिए शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ मतलब होता है तत्व, यौगिक, जिसका सूत्र होता है वो सभी क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि CuAl यानी कॉपर, एल्युमिनियम, अगर Fe आयरन, ऐसे बहुत से पदार्थ जैसे जिनके फार्मूले होते हैं तत्व या यौगिक, जो सभी क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगर अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो अशुद्ध पदार्थ में जिनका सूत्र नहीं होता उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो आइए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है चीनी का घोल। चीनी का घोल क्या होता है, आपका क्या होता है, चीनी का घोल फार्मूला होता है, नहीं होता है, इसका मतलब अशुद्ध पदार्थ है। अब ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। दूध का फार्मूला होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये भी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी है वायु का फार्मूला होता है, नहीं होता है।
तो वायु क्या है, वायु तो मिश्रण है, ये तो इसका भी फार्मूला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है मीथेन, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, तो हम कह सकते हैं CH4 क्या है, शुद्ध पदार्थ है। जिसका फार्मूला होता है वो शुद्ध पदार्थ, जिसका फार्मूला नहीं होता है अशुद्ध पदार्थ, सिंपल सा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। तो ये रहे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट करना न भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।